बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको हम डिस्कस करेंगे। एक रियासत के अंदर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी हैं, इनका क्या रोल है, किस तरह ये वजूद में आती हैं। तो आज का लेक्चर इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं किसी एक रियासत के अंदर हुकूमतें कितनी किस्म की हैं और हुकूमतें किस तरह वजूद में आती हैं और कितनी टाइप्स हैं इनकी और इनकी कितनी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है और इनकी कितनी रेट है। इन चीज़ों को हम आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उनको डिस्कस करते हैं। बट आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, आपके जहन में क्वेश्चन यहाँ से आता होगा जब अगर हम दुनिया का एनालिसिस करें थोड़ा सा, हम देखेंगे कि जैसे पाकिस्तान के अंदर जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वफाकी निज़ाम है, इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रशिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाइना में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ईरान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ब्रिटेन के अंदर जो है वहाँ पे फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो हमारा जो सिस्टम है बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम है, इसको आगे लेके हमने चलाया है। 1935 का जो एक्ट था उसके तहत जब पाकिस्तान बना था तो हुकूमतों की ऑर्गेनाइजेशन उसके तहत भी, क्योंकि वहाँ पे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था। तो इस वजह से हमने भी फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चलाया। ज़्यादातर जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, तीन इसकी सब टाइप्स हैं। सबसे पहली जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक फेडरल फॉर्म है। डेमोक्रेटिक फेडरल फॉर्म जो है अक्सर दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर चल रही है और तरक्की पज़ीर ममालिक में भी चल रही है। दूसरी इसके अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सदारती निज़ाम हुकूमत है। तो सदारती निज़ाम हुकूमत जो बड़ी ताकतें हैं उनके अंदर ये अच्छे सिस्टम के अंदर चल रहा है, जैसे अमेरिका में, रशिया में, चाइना में। उसके बाद टर्की में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। थर्ड जो डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप जो है ये जो कॉन्सेप्ट है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का है। उस दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी उसमें जो मिलिट्री लीडरशिप है दुनिया में वो उभरी थी। उन्होंने फिर जाके हुकूमत फॉर्म की अपने अपने मुल्कों में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो मुल्क जहाँ पर डिक्टेटरशिप थी 20वीं सेंचुरी के अंदर, वो बाद में या तो और ताकतों ने इसको पता कर लिया या उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट हो गए, जैसे रशिया है, या यूनाइट हो गए जैसे जर्मनी है। तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेटिक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी इज द मोस्ट डिफिकल्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट्स डिमांड फ्रॉम पीपल मैनी पॉलिटिक्स। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात आपने समझनी है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है फेडरल सिस्टम, इसके अंदर लोग अडल्ट फ्रेंचाइज बालग के राय दही के तहत अपने नुमाइंदों को चुनते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि जैसे पाकिस्तान की मिसाल हम देते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने नुमाइंदे जो मुख्तलिफ पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं उनको इलेक्ट करते हैं। वो फिर हमारे बिहाफ के ऊपर असम्बली में जाते हैं। इस पाकिस्तान में नेशनल असम्बली जब इलेक्ट होती है
तो उसके अंदर हमारे ही चुने हुए नुमाइंदे वहाँ पे बैठते हैं और जिस पार्टी की अक्सरियत होती है उस पार्टी को हुकूमत बनाने की दावत दी जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर सादा अक्सरियत जो है 172 है, 172 मेंबर जो है सादा अक्सरियत के तहत पाकिस्तान में हुकूमत को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक आईनी रोल है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है कि हुकूमत को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप होता है वो इलेक्शन का होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये समझाऊं कि फेडरल सिस्टम क्या होता है। फेडरल सिस्टम ये होता है पाकिस्तान एक इकाई है, इसके 4 सूबे हैं, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है। तो ये चारों सूबे जो है ये पाकिस्तान के फेडरल सिस्टम में फेडरल यूनिट्स हैं इसकी। तो सूबों को मिला के वफाक बनाया जाता है। जब वफाक बनता है तो सबसे पहले वफाकी हुकूमत उसको कहा जाता है जहाँ पे एक वफाक तरतीब दिया जाता है। पाकिस्तान एक वफाक है, चारों सूबों का वफाक है। इस वजह से पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों काम कर रही होती है। पाकिस्तान के आइन में 1977 के आइन में 3 लिस्टें थी। 3 लिस्टों के अंदर सबसे जो पहली लिस्ट थी वो फेडरल, उसको लिस्ट कहा जाता है। फेडरल लिस्ट में वो तमाम चीज़ें शामिल थी जिन पे फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार था काम करने का, लेजिस्लेशन करने का। दूसरी लिस्ट जो थी वो प्रोविंशियल लिस्ट थी। तो प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर जो प्रोविंसेस हैं उनको काम करने का इख्तियार दिया गया था। थर्ड लिस्ट जो है कंकरेंट लिस्ट होती है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें सूबे और वफाक दोनों मिल के उसमें काम करते हैं। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म कर दिया गया पाकिस्तान क्या इनसे। आप पाकिस्तान के अंदर एक फेडरल लिस्ट है और एक प्रोविंशियल लिस्ट है, 2 लिस्ट हैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड बात इसके अंदर ये है कि अगर आप सोचें तो दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके अंदर डेमोक्रेटिक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। यूके के अंदर एक अगर हम देखें ना तो इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, एक सियासी पस मंजर उसका है। सियासी पस मंजर ऐसे था कि यूके के अंदर एक दफ़ा जो चर्च और किंगशिप इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी। लड़ाई इस सेंस में हुई थी कि चर्च जो था वो ज़्यादा इख्तियार मांग रहा था और किंग जो है उसको इख्तियार कम दे रहा था। तो किंगशिप और चर्च के दरमियान रिलीजियस क्लर्जी थी, उसके दरमियान जो जंग थी इख्तियारात की, इसने खाना जंगी को जन्म दिया। उसके बाद ब्रिटिश के अंदर मार्शल लॉ लगाया जनरल रूल में। लेकिन मार्शल लॉ जब लगा उस वक्त लोगों ने उसको वेलकम किया, लेकिन ज़्यादा अर्सा चल नहीं सका। उसकी रीज़न ये थी कि वो लोगों की उमंगों के मुताबिक काम नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने सिस्टम, लोगों ने कहा सिस्टम को रिवाइज किया जाए। अब सिस्टम में जब रिवाइज किया गया वहाँ पर दोबारा फिर वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आया जो 400 साल बाद 500 साल बाद आज भी चल रहा है। तो दुनिया में सबसे आइडियल सिस्टम जो गवर्नमेंट का है फेडरल सिस्टम, फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो यूके का है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर तवज्जो दी जाती है वो डिफरेंस होता है कि मगरबी जमहूरियत और इस्लामी जमहूरियत में क्या डिफरेंस है। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर है, डेमोक्रेटिक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जब हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे तो इस्लाम के अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है कि अहल लोग ही राय देने के अहल होते हैं। इस्लाम के अंदर जो अहल लोग हैं वो ही राय देने के अहल होते हैं। इस्लाम के अंदर जो एक आम आदमी की राय है वो और एक आलम आदमी जो है फकीह आदमी है उसकी राय बराबर नहीं होती। राय देने के औसाफ अपने। इस वजह से इस्लाम के अंदर सबसे पहले बाशरा और बासीरत लोग जो हैं उनकी मजलिस शूरा बनाई जाती है और मजलिस शूरा को कहते हैं मशवरा करने की मजलिस। वहाँ पर फिर वो अमूर हुकूमत चलाते हैं और खिलाफत कायम करते हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क है मगरबी जमहूरी निज़ाम में और इस्लामी जमहूरी निज़ाम में। मगरब के अंदर तो एक बात याद रखें कि एक आम आदमी का वोट, एक अनपढ़ का वोट और एक PhD होल्डर डिग्री का वोट एक ही होता है, इसको एक ही वोट है।
लेकिन इस्लाम में नहीं है ऐसा। इस्लाम में जो अहल लोग हैं वही राय देने के अहल होंगे। इस्लाम के अंदर राय देने के लिए उसके कुछ स्टैंडर्ड मुकर्रर किए हुए हैं। इस वजह से एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से रिलेटेड है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये होता है कि इस्लाम के अंदर जो गवाह होता है वो भी हर आदमी गवाही नहीं दे सकता। जैसे हदूद के मुकदमात हैं, इनके अंदर 4 गवाहों की जरूरत है, तो 4 जो गवाह होंगे वो भी शरीयत के पाबंद होंगे और गुनाह कबीरा के मुर्तकब ना हुए हों तो भी वही गवाही दे सकते हैं। एक आम आदमी अगर वो शरीयत का पाबंद नहीं है और गुनाह कबीरा का मुर्तकब है तो वो राय देने का और गवाही देने का हल नहीं है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इस्लाम और मगरब की जमहूरियत के दरमियान। तो ये जमहूरी निज़ाम है, इसके अंदर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। एक बात यहाँ पे और डियर स्टूडेंट्स याद रखें, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये भी जमहूरी होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये सेमी डेमोक्रेटिक होता है। नीम जमहूरी निज़ाम। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ पे। ईरान के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, अफगानिस्तान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, रशिया के अंदर इलेक्शन होता है। लेकिन चाइना के अंदर ये है कि उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो खुद बंदों को नॉमिनेट करती है। तो ये सेमी डेमोक्रेटिक या कोसाई डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है, होता ये भी जमहूरी है। अब पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव का जो सरबराह है प्राइम मिनिस्टर होता है और स्टेट का सरबराह पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट है, लेकिन दोनों के इलेक्शन में डिफरेंस है। डिफरेंस ऐसे है कि जो पार्टी जनरल इलेक्शन के अंदर कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा सीटें लेती है, हुकूमत बनाने की दावत उसे दी जाती है, चाहे वो अपने दादियों के साथ मिलकर बनाए, चाहे वो अकेली बनाए। मतलूबा सादा अक्सरियत उनको पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद वो फिर कायदे अवाम वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होता है, वज़ीर-ए-आज़म को वो चुनते हैं। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना बनाता है, काबीना बनाने के बाद फिर हल्फ उठाया जाता है। ये पाकिस्तान के अंदर जो सदर का इलेक्शन है उसका हमारे चारों सूबे जो है उनकी जो सूबाई असम्बली है वो और सेनेट ये मिल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है पाकिस्तान में। और सेनेट के अंदर हर सूबा पाकिस्तान का है, उसको बराबर अक्सरियत हासिल होती है। कौमी असम्बली के अंदर सूबों की आबादी की वजह से सीटों का तनासब कम और ज़्यादा होता है। सेनेट के अंदर चारों सूबों को यकसन नुमाइंदगी दी जाती है। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें। पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो इस तरह से होता है। सेकंड, उसके बाद अब चंद इसकी डेफिनेशन जो है डेमोक्रेसी की उनको हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत एक फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इसके अंदर लोगों की ही हुकूमत होती है, लोगों के अंदर से, अवाम के पॉपुलेशन के अंदर से नुमाइंदे चुने जाते हैं, उनकी हुकूमत बनती है। और सेकंड, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ द पीपल के हुकूमत लोगों के अंदर उनके दरमियान से होती है। उनकी लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी लोगों के दरमियान से होती है, उनकी नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी लोगों के दरमियान से होती है।
इसके बाद गवर्नमेंट फॉर द पीपल के लोगों के लिए हुकूमत बनाई जाती है, उनके बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत बनाई जाती है। बुनियादी मसाइल का मतलब ये होता है कि आपके जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म उसको बनाना है। उसके बाद डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट है, फाइनेंस है, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से होती हैं? ये गवर्नमेंट फॉर द पीपल, इसके अंदर जाके इसको डिस्कस हम करते हैं आगे। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन जो है ना डेमोक्रेटिक सिस्टम की, वो ये है: गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड गवर्नमेंट फॉर द पीपल। इसके बाद इसकी चंद और जो डेफिनेशन हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल ने कहा था, इन डेमोक्रेसी द रूल एंड सोवरेनिटी इन द हैंड ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। जमहूरियत के अंदर जो हुकूमत है वो और इख्तियार लोगों के ग्रोह के हाथों में होता है। जैसे हम पाकिस्तान के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जनरल इलेक्शन में, तो वो फिर हमारे बिहाफ के ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं और स्टेट अफेयर्स को रन करते हैं। उसके बाद लॉर्ड ब्राइस ने कहा था, द सिस्टम इज ऑफ मेजॉरिटी एंड देयर इज नो पावर इन द हैंड्स ऑफ स्पेशल ग्रुप। बिल्कुल एरिस्टोटल से डिफरेंट डेफिनेशन है। दिस सिस्टम इज ऑफ द मेजॉरिटी, ये मेजॉरिटी जो है उसका जो फैसला है, उस जो मेजॉरिटी की विल है उसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो लोगों के हाथों में हुकूमत होती है लेकिन मेजॉरिटी के हाथों में होती है। मेजॉरिटी का मकसद ये होता है कि यहाँ पे 100% पॉपुलेशन है इसकी, अगर 60% जो है वो उसकी मेजॉरिटी है और 40% इसकी मिनॉरिटी, जो राय 60% की होगी वो गवर्नमेंट की राय होगी। सिंपल बात है। डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक ड्रॉबैक इसमें ये भी है कि 60% लोगों ने अगर गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, बाकी 40% लोगों ने इसको इलेक्ट नहीं किया, तो बाकी 40% जो है उनके ऊपर ही फिर 60% की जो राय है यही आगे इम्प्लीमेंट की जाती है, उनकी अपनी हुकूमत ही बनाई जाती है वहाँ पर। इसके बाद अब्राहम लिंकन की एक और डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज सच अ सिस्टम ऑफ रूल विच इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। वही बात आ रही है, गवर्नमेंट बाय द पीपल है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। इसके बाद डेमोक्रेसी इसकी दो मुख्तलिफ काइंड हैं। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, second is indirect democracy. यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी द पब्लिक डायरेक्टली टेक पार्ट इन लेजिस्लेशन। इन ग्रीस this was a system of government. All the people assembled at a place and settled their political matters. In every Sunday, people gathered in a big ground and discussed their problems and run the state affairs. कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर लोग खुद जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं। जैसे ग्रीस में, कदीम यूनान में लोग जमा होकर हर इतवार को अपने डिस्कस मामला करते थे, उनका हल निकालते थे। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। आजकल दुनिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ये एब्सोल्यूट हो गई है, नहीं चल रही। दूसरा सिस्टम जो, क्योंकि आजकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो मुमकिन नहीं है लोगों को, इतने लोगों को इनकॉर्पोरेट करना, उनकी राय को जानना।
सेकंड मेथड जो है वो इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी दुनिया में चल रही है, पाकिस्तान में भी इंडायरेक्ट है। इंडायरेक्ट के अंदर बेसिक ये होता है कि हम अपने नुमाइंदों को जनरल इलेक्शन में मुंतखब करते हैं, फिर उनको असम्बली में भेजते हैं। जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन, तो मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं वो हिस्सा लेते हैं उसके अंदर, और उनको फिर हम भेजते हैं कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में। तो फिर वो हमारे बिहाफ के ऊपर वहाँ पर डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं। इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऊपर वाली जो होती उसको उर्दू में कहते हैं बिला वास्ता जमहूरियत, नीचे वाली जो है दूसरा है उसको कहते हैं बिल वास्ता जमहूरियत। तो इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन अ मॉडर्न स्टेट, people send their representatives in the legislative assembly who run government and are answerable to public for their wrongs. In state have included some features of direct democracy. Public can get law made by their own will through referendum and initiative. इसके अंदर भी जो एक चीज डायरेक्ट डेमोक्रेसी की ऐड की गई वो उसमें रेफरेंडम है और इनिशिएटिव से। तो रेफरेंडम किसी भी मसले के ऊपर एक मुल्क में करवाया जा सकता है। जैसे पाकिस्तान की तारीख में 2 रेफरेंडम हुए, एक जिया दौर में हुआ था 1984 और एक मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था 2003। तो रेफरेंडम राय जानने के लिए, लोगों की विल को जानने के लिए रेफरेंडम करवाए जाते हैं। तो ये इसकी बेसिक जो यहाँ तक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ा है, और उसके बाद डेमोक्रेसी को डिस्कस किया है क्या होती है, और डेमोक्रेसी जो है उसके कितनी इकसाम हैं इनको हम डिस्कस अभी हमने किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो है कि एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। What are the advantages of democracy? डेमोक्रेसी के कौन कौन से एडवांटेज हैं? तो सबसे पहले डेमोक्रेसी में क्या होता है? जमहूरियत के अंदर सबसे पहले जो बात होती है वो क्या होता है? डेमोक्रेसी के अंदर सबसे पहले इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के बगैर डेमोक्रेसी खत्म। सबसे पहले इलेक्शन होते हैं किसी भी एक रियासत में। डेमोक्रेसी उसके रूल जो है वो इलेक्शन है। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी मुल्क में नहीं आएगी। डेमो का मतलब ही रॉन्ग होता है, क्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन के अंदर जनरल इलेक्शन जब होते हैं तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वो असेंबली में जाते हैं, तो यहाँ पे एक फेज पूरा हो जाता है इलेक्शन का। उसके बाद मेजॉरिटी है, जो पार्टी सबसे ज़्यादा जनरल इलेक्शन में सीट्स लेती है उनको हुकूमत बनाने की दावत दी जाती है। तो वो मेजॉरिटी की बेस के ऊपर अपनी हुकूमत को, जैसे पाकिस्तान में 172 हैं कि मेंबर जो हुकूमत को बना सकते हैं सादा अक्सरियत। तो सबसे पहले जो पार्टी मेजॉरिटी सीट्स लेगी उनकी हुकूमत बनाई जाएगी, उनको हुकूमत बनाने की दावत दी जाएगी। वो हुकूमत बनाते हैं, वज़ीर आज़म अपना चुनते हैं, फिर उसके बाद अपनी काबीना को चुनते हैं। उसके बाद जो थर्ड है इसका वो है पॉलिटिकल पार्टीज। एडवांटेजेस के अंदर सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज हैं। थर्ड ये तीनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, इलेक्शन होंगे, मेजॉरिटी वोट हासिल करेगी तो गवर्नमेंट फॉर्म होगी। वैसे बहुत से ममालिक के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज की बजाय नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान में भी 1985 का जो इलेक्शन था उसको नॉन पार्टी बेस के ऊपर बनाया गया था।
जिसमें मोहम्मद खान के जो गवर्नर बने थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला वो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन। उसके बाद जो फोर्थ का एडवांटेज है वो फंडामेंटल राइट्स है। डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिए जाते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं। बेसिक राइट्स क्या है? जो बुनियादी जिंदगी की बातमात हैं वो सारे बेसिक राइट्स होते हैं। शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब बेसिक राइट्स हैं। इंसाफ, जस्टिस, ये सब बेसिक राइट्स हैं। इन फंडामेंटल राइट्स के बगैर माशरा जो है वो परवान नहीं चढ़ सकता। और जमहूरियत का उसन है फंडामेंटल राइट्स। डिक्टेटरशिप के अंदर लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते, नहीं दिए जाते। फिफ्थ जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इज़हार राय की आज़ादी। इज़हार राय की आज़ादी का मकसद ये है कि हर बंदा उसको अपनी राय कहने का, राय को देने का अख्तियार है उसके पास। वो आज़ादाना अपनी राय को दे सकता है, कि आज़ादाना अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर सकता है, अपने ख्यालात को दूसरों तक मुंतकिल कर सकता है, ख्यालात का इज़हार कर सकता है और अपनी ओपिनियन दे सकता है। इसके बाद जो है वो अकाउंटेबिलिटी है। जमहूरियत की एक खूबी जो है अकाउंटेबिलिटी है। ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? जैसे हमने एक पार्टी को इलेक्ट किया इस इलेक्शन में, अगर उस पार्टी लोगों ने तौक़ों के मुताबिक काम नहीं किया उसके मेंबरान ने, तो अगले इलेक्शन में हम उनको वोट नहीं देंगे और सिस्टम से आउट हो जाएंगे। ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। और सेकंड बात इसके अंदर ये है कि ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है इनको इलेक्ट करते हैं, ये अवाम को आंसरेबल होते हैं। अवाम इनसे जवाब तलब कर सकती है। अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी हुस्न है डेमोक्रेसी का, वो यही है कि इसके अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है कि अगर एक पार्टी के मेंबरान ने या पार्टी ने काम नहीं किया, मुल्क के अंदर लोगों के मसाइल हल नहीं किए, तो अगली दफ़ा लोग उनको वोट नहीं देते। तो ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर ऑफ पावर है। इलेक्शन के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर जमहूरियत है। कैसे है ट्रांसफर ऑफ पावर? इलेक्शन होते हैं, दूसरी पार्टी जीत जाती है, हुकूमत फॉर्म करती है, जो पिछली गवर्नमेंट होती है वो उनको ट्रांसफर ऑफ पावर कर देती है कि हुकूमत उनके सुपुर्द कर देती है, वो फिर स्टेट अफेयर्स को चलाते हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि सबसे पीसफुल जो ट्रांसफर ऑफ पावर होती है वो डेमोक्रेसी में होती है। पूरा मन इसलिए होती है कि अगर डिक्टेटरशिप हो तो हो सकता है कि जंग करने के बाद हुकूमत मिले, हो सकता है कि स्ट्राइक्स करने के बाद हुकूमत मिले, हो सकता है कि खानाजंगी के बाद हुकूमत मिले, अनारकी के बाद हुकूमत मिले। अब इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर जो होती है वो डेमोक्रेसी के अंदर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होती है कि अगर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर जो है ना जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरियत का हुस्न है, इसके बगैर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो ही नहीं सकती। और नेक्स्ट जो रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि मुल्क के अंदर जो है कानून की हुक्मरानी है जमहूरियत के थ्रू होती है। रूल ऑफ लॉ है कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट है, लोगों का एक आईनी हक है कि मुल्क के अंदर कानून की नज़र में सब बराबर हो।
तो जो ममालिक तरक्की याफ्ता है वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, जो कम तरक्की याफ्ता ममालिक वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है लेकिन कम है। तो जमहूरियत का हुस्न है रूल ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ ना हो किसी कंट्री में, अगर वहाँ पे अनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, तो रूल ऑफ लॉ नहीं होता। जो मोनार्क है और जो डिक्टेटर है उसी की ही विल को रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, लेकिन जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। तो ये जो बेसिक इसके फॉर्म थे डेमोक्रेसी के, ये हमने यहाँ पे अभी हम पढ़े हैं। जो इसके साथ अगला जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जाते हैं कि जमहूरियत एसेंशियल क्या, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ डेमोक्रेसी। जमहूरियत के लवाज़मात क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ द डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो ये है कि अवेयरनेस ऑफ मैसेज। अवेयरनेस ऑफ मैसेज, अवेयरनेस ऑफ मैसेज का ये मतलब है कि मुल्क के अंदर लोगों को शऊर है जमहूरियत का। अगर जमहूरियत का शऊर नहीं होगा एक मुल्क के अंदर लोगों का, जमहूरियत वहाँ पे फ्लरिश नहीं होगी, जमहूरियत वहाँ पे डेवलप नहीं होगी, जमहूरियत वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है इसका वो क्या है, अवेयरनेस ऑफ मैसेज है कि लोग बाशऊर होने चाहिए जमहूरियत को चलाने के लिए। डिक्टेटरशिप के अंदर लोग बाशऊर नहीं होते, ये शऊर उनसे छीन लिया जाता है, शऊर उनसे दूर रखा जाता है। जिस हिटलर ने अपने मुल्क को, जब डिक्टेटर था जर्मनी को, उसने शऊर दिया, लेकिन शऊर उसने एग्रेशन का शऊर दिया। मुसोलिनी ने एग्रेशन का शऊर दिया। अब जमहूरियत के अंदर एग्रेशन नहीं होती, एग्रेशन अगर होगी जमहूरियत में, जमहूरियत खत्म हो जाएगी। और जमहूरियत स्पेस ही नहीं देती ताकि एग्रेशन हो। तो सिंपल बात उसके अंदर ये है कि जब तक अवाम विजिलेंट होंगे, जब तक अवाम जो है उनके अंदर शऊर होगा, उस वक्त तक जमहूरियत चलती रहेगी, जमहूरियत फलती फूलती रहेगी। तो विजिलेंस, सेकंड है विजिलेंस। विजिलेंस ये होती है कि अवाम जो है वो विजिलेंट एक तरीके से जमहूरियत की हिफाजत करते हैं। कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे नहीं है होने देते मुल्क में जिससे जमहूरियत को नुकसान हो। जैसे क्रूमेल जब माशरा लगाया इंग्लैंड में, उसके बाद जब अवाम को नापसंद हुआ तो उन्होंने उसके खिलाफ उठ खड़े हुए, तो इसको विजिलेंस कहा जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर जब बहुत ज़्यादा टेररिज्म होने लगी थी तो लोगों के सेंटीमेंट जो थे वो चेंज हो गए। उन्होंने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये होती विजिलेंस। श्रीलंका के अंदर आफ्टर 1980 बहुत सारे वहाँ फसादात हुए, लेकिन वहाँ की अवाम विजिलेंट थी। उन्होंने किसी भी अग्रेसर को इजाज़त नहीं दी, वहाँ उन्होंने खुद वहाँ डट के मुकाबला किया। तो ये होती विजिलेंस। टर्की के अंदर 2 साल पहले जब हुकूमत ने कब्जा कर, फौज ने हुकूमत पर कब्जा करने की कोशिश की, लोगों ने बाहर निकल के उनके टैंकों के आगे लेट गए, ये होती विजिलेंस। इस तरह अवाम हिफाजत करती है हुकूमत, इस तरह अवाम हिफाजत करती है जमहूरियत, तो ये विजिलेंस होती है। थर्ड ये तो टॉलरेंस, टॉलरेंस होती है बर्दाश्त, जमहूरियत में बर्दाश्त होती है। अब आप हो सकता है आपने वोट किसी और कैंडिडेट को दिया हो, मैंने किसी और को दिया हो, लेकिन जब हम मिलते हैं तो सियासी बातें डिस्कस नहीं करते एक दूसरे से। अगर करें तो हम बर्दाश्त करते हैं। जमहूरियत सबसे बड़ा जो होता है समर, इसका सबक है वो टॉलरेंस है कि जमहूरियत बर्दाश्त करती है। एक
पार्लियामेंट में मुख्तलिफ पार्टीज के लोग होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे जब तहरीरें करते हैं, अवाम के मसाइल करते हैं, वो बर्दाश्त का मुजाहरा वहाँ पर किया जाता है। अक्सर बिल इस किस्म के आते हैं जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के होते हैं, उनको मंजूर करवाने के लिए अपोजिशन और हुकूमत एक होती है ताकि मंजूर हो जाए, मुल्क की तरक्की हो। इसको टॉलरेंस कहा जाता है। ये जमहूरियत का हुस्न है, टॉलरेंस। जमहूरियत भी बर्दाश्त किया जाता है, अपने अपोनेंट को भी बर्दाश्त कर। एक बात याद रखें, वो ये होता है कि अगर सियासी इख्तलाफात हर माशरे में होते हैं, सियासी इख्तलाफात माशरे में होना अच्छी बात है। उसकी रीज़न ये होती है वहाँ डेमोक्रेसी जो है उसमें वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट रहता है, प्लस माइनस उसके ठीक होते रहते हैं। तो इसी वजह से बर्दाश्त हम करते हैं। जमहूरियत में बर्दाश्त अगर ना हो तो फिर वो डिक्टेटरशिप की तरफ चली जाती है। थर्ड इसमें होती है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट जो होती है इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट हैं डेवलपमेंट के। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। मुल्क में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो जमहूरियत उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक 2 तरह की होती है। एक उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उस पर इम्प्रूव किया जाता है, लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद किया जाता है ताकि इनकम की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, इन्फ्लेशन अफरात ज़र की शरह कम हो। तो वहाँ पे क्या डेवलपमेंट जहाँ पे होगी वहाँ पे डेमोक्रेसी में ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जो शॉर्ट होती है वो डेमोक्रेसी में ज़्यादा होती है, और शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट डिक्टेटरशिप में ज़्यादा होती है। कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट है। सोशल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि एक मुल्क के अंदर एजुकेशन में कितनी डेवलपमेंट हुई और एक मुल्क में हेल्थ में कितनी डेवलपमेंट हुई, एक मुल्क के अंदर लोगों की जिंदगियों में कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्या गरीबी और रिश्वत तो नहीं हुई। इसको कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट जमहूरियत का हुस्न है। इसके बगैर सोशल डेवलपमेंट के बाद जमहूरियत मुल्क के अंदर फल फूल नहीं सकती। और नेक्स्ट इसमें होता है वो होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जमहूरियत के अंदर अगर अदलिया जो है आला अदलिया और अदलिया अगर एग्जेक्टिव इस्लामिया के असर से बाहर है तो वो उसको कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि अदालतें आज़ाद हैं। तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में जमहूरियत के साथ अदालतें आज़ाद होती। जैसे कुछ साल पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पाबंदियां लगाई थी गैर मुल्की तारकीन वतन पे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड करार दे दिया कि वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। तो ये होती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जमहूरियत में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होती है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होगी तो फिर ही लोगों को फंडामेंटल ऑफ राइट जो है, फंडामेंटल राइट जो है उनकी प्रोटेक्शन होगी, उनकी प्रोविजन होगी। अदालत का काम ही ये होता है कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करना। तो फंडामेंटल ऑफ राइट्स को अगर इंश्योर नहीं होगा किसी रियासत में तो जमहूरियत वहाँ पे बेअसर हो जाती है। तो जो डेमोक्रेटिक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये खत्म हो जाता है, बेअसर हो जाता है, इसकी रेट नहीं रहती। फिर इसके साथ जो अदर कॉन्सेप्ट है वो होता है कि इसमें यूनिटी होती है। यूनिटी इन द स्टेट होती है। रियासत के अंदर जो इसके बाकी जितने भी यूनिट हैं वो सब आपस में यूनाइट होते हैं। किसी भी सूबे के अंदर अलहदगी की तहरीक नहीं चल रही होती जमहूरियत के अंदर, क्योंकि उनको अपने राइट्स मिल रहे होते हैं। जब राइट्स मिल रहे हों तो वहाँ पे फिर बगावत जो होती है वो नहीं होती जब लोगों को सारे राइट्स मिल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो जमहूरियत का एसेंशियल है वो होती है कि यूनिटी इन द स्टेट। स्टेट के अंदर यूनिटी होती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर ज़लज़ला आया 5 अक्टूबर 2008 को, तो सारा मुल्क जो है वो यूनाइट हो गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सारा मुल्क मुतहद हो गया, कश्मीर इशू पे सारा मुल्क मुतहद हो गया। तो ये होती है यूनिटी।
ये हमेशा डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है यूनिटी का, डेमोक्रेसी की रूह है यूनिटी, इत्तेफाक, क्योंकि वहां पे हर जो इकाई है मुल्क की उसको बराबर हकूक मिल रहे हैं और बराबर उनको सूबाई मुख्तारी दी गई है, इस वजह से क्योंकि मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा है वो फेडरल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक है हमारा वो डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप को हम अभी डिस्कस करते हैं। डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप का मतलब ये होता है एक सिंगल पर्सन, एक फर्द वाहिद वो हुकूमत जब चला रहा हो किसी रियासत में और जो बरसे चला रहा है वो किसी इनकलाब के नतीजे में वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो खूनी इनकलाब हो जैसे रशिया में 1917 में आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में आया, ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 में आया। अगर इस किस्म के रेवोल्यूशन के बाद हुकूमत अगर फॉर्म हो तो वो डिक्टेटरशिप होती है। वैसे सॉफ्ट रेवोल्यूशन के बाद भी डिक्टेटरशिप होती, जैसे लोगों ने किसी को तख्त से उतार दिया है और एक और आदमी को तख्त के ऊपर बैठा दिया है तो हुकूमत डिक्टेटरशिप हो गई। फिर कुछ मुल्कों के अंदर जो फौजी सरबराहान हैं वो हुकूमत में मार्शल लॉ लगाई कब्जा कर लेते, वो डिक्टेटरशिप होती है। डिक्टेटरशिप This is a system in which one person owns all power of a state and who is called a dictator। जिसमें तमाम ताकतें जो है वो एक आदमी के पास हो, फर्द वाहिद के पास हो, वो होती है डिक्टेटरशिप। तमाम ताकतें हुकूमत के तमाम अमूर जो फर्द वाहिद के पास हो, हुकूमत की तमाम जो पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, अदालती पावर, एग्जेक्टिव पावर, सारी जो फर्द वाहिद के पास हो तो वो डिक्टेटरशिप होती है। इसमें 3 किस्म की पावर डिक्टेटर के पास होती है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं डिक्टेटर के पास, जुडिशियल पावर्स होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब ये है जितने भी इंतजामी अमूर हैं रियासत के वो सारे डिक्टेटर के पास होते हैं। तमाम अमूर के अंदर डिक्टेटर अपनी हुक्म को मुसल्लत करता है, ये उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, उसकी इंतजामी इख्तियारात हैं। सेकंड होती है जुडिशियल पावर्स। यूजुअली डिक्टेटरशिप के अंदर अदालतों का सिस्टम नहीं होता, अगर होता भी है तो वीक सिस्टम होता है, तो फिर अदालत का काम भी डिक्टेटर ही करता है। तो ये सबसे बड़े जो डिक्टेटरशिप को मजबूत करने के लिए उसके पास अदालती पावर होनी चाहिए डिक्टेटर के पास। और थर्ड पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के इख्तियारात डिक्टेटर के पास होते हैं। अपनी मर्जी से वो मोड़ कर लेता है, अपनी मर्जी से अमेंडमेंट करता है, तो इसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है। जब तीनों पावर्स एक फर्द वाहिद के पास हो उस वक्त डिक्टेटरशिप मुल्क के अंदर होती है। तो इसकी चंद डेफिनेशन है डिक्टेटरशिप की, वो ये है इट्स द कंप्लीट सोवरेनिटी इन हैंड्स ऑफ अ फ्यू और अ सिंगल पर्सन दैट डज नॉट थिंक पब्लिक नेसेसिटी। Dictatorship is the assumption of extra legal authority by the head of the state।
कि जो कंप्लीट सॉवरेनिटी अगर एक आदमी के पास इक़्तिदार वाला जब आ जाता है और लोगों की बिल के बगैर, लोगों की मर्जी कॉन्सेंट के बगैर जब आ जाता है, उसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है, अमरीत कहा जाता है। डिक्टेटरशिप इज द असम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा लीगल अथॉरिटी बाय द हेड ऑफ द स्टेट। एक्स्ट्रा लीगल है, कानून से मावरा जो अथॉरिटी है, क्योंकि मुल्क के अंदर जब आइन नहीं होता तो तमाम पावर्स कानून से मावरा होती हैं। तो कानून से मावरा होने का मकसद ये है कि जब सारी पावर मावरा कानून, मावरा आइन जब हो, उस वक्त डिक्टेटरशिप होती है मुल्क में। एक आदमी है, उसके पास, जैसे हिटलर के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, स्टालिन के पास बहुत ज़्यादा पावर थी रशिया में, इटली में मैसोलिनी के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। तो ये क्या है डिक्टेटरशिप के अंदर। और दूसरी बात है, डिक्टेटरशिप के अंदर डिक्टेटर कोई भी आंसरेबल नहीं होता। He is not answerable in any form, in any body. Even people cannot impeach him. कि लोग भी उसको वास्ता उसका नहीं कर सकते। तो ऐसी डिक्टेटरशिप बनती कैसे है? जो होती डिक्टेटरशिप ये ज़्यादातर फौजी इनकलाब जो होता है उसके बाद मुल्क के अंदर आती है। जैसे पाकिस्तान में मार्शल आर्ट लगे हैं, सबसे पहले डिक्टेटरशिप अयूब खान जो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर को यूज़ किया, पावर का इस्तेमाल उन्होंने किया है। उसके बाद यहिया खान, जनरल रियाज, जनरल मुशर्रफ थे, तो ये डिक्टेटरशिप की एक फॉर्म थी। इसके अलावा रशिया में फाइडल कास्ट्रो थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, आंसरेबल नहीं थे वो। रशिया में नताशा पहलवी जो थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, किंग थे, किंग होने के साथ वो डिक्टेटर थे। तो ये सारी पावर जो है जब एक फर्द बाद के पास हो तो उसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है। आजकल दुनिया के अंदर जो डिक्टेटरशिप है ये नहीं है, ना होने के बराबर है। जिस मुल्क के अंदर किंगशिप है वहाँ पे थोड़ी सी जगह डिक्टेटरशिप की नजर आती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उनके पास, उनके कॉन्स्टिट्यूशन दी नहीं है। उसके बाद इसकी काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप की कितनी काइंड हैं हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है रोमन डिक्टेटरशिप। रोमन डिक्टेटरशिप बहुत एक एंशिएंट कॉन्सेप्ट है। तो रोमन जो होती डिक्टेटरशिप, इसके बारे में ये था कि जो कबीले थे वहाँ पे वो अपना एक डिक्टेटर वहाँ चुन लेते थे। और ये मॉडर्न डिक्टेटरशिप से बहुत अलग एक कॉन्सेप्ट था। उस वक्त लॉ का इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से जो रोमन डिक्टेटरशिप है उनके पास अनलिमिटेड अथॉरिटी होती थी। It was quite different from the modern dictatorship because Roman entrusted sovereignty to a person to press some internal upheaval. At least for 7 years, the man ruled over Romans with unlimited authority. कि जब किसी भी कबीले में या कबाइल में बगावत होती थी तो ताकतवर शख्स को वो इख्तियार सौंप देते ताकि वहाँ बगावतें ना हो, या वो कबीला जो वहाँ ज़्यादा ताकतवर होता था उनको वो इख्तियार सौंप देते थे ताकि वहाँ पे बगावत को ख़त्म कर दें। तो उनके पास अनलिमिटेड अथॉरिटी होती थी और 7 साल तक वो अनलिमिटेड अथॉरिटी लीडर इस्तेमाल कर सकते।
सेकंड है मिलिट्री डिक्टेटर। मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है, इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो आगाज इसका 17वीं सेंचुरी में क्रूमवेल जो था उन्होंने किया, इंग्लैंड में मार्शल लॉ लगाया उन्होंने। उसके बाद फिर फ्रांस में नेपोलियन। डिक्टेटरशिप के बारे में याद रखें, डिक्टेटरशिप सारी दुनिया में जो आई है वो 20वीं सदी 20th सेंचुरी में आई, क्योंकि 20th सेंचुरी में दुनिया में 2 जंगें हुई हैं। एक पहली जंग फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से लेकर 1918 तक लड़ी गई, और दूसरी सेकंड वर्ल्ड वार जो 1939 से लेकर 1945 तक लड़ी गई। उसके बाद मुख्तलिफ जो कंट्रीज थे वहाँ पर डिक्टेटर ऊपर आए। तो क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो फेज था दुनिया में वो उसकी रिकंस्ट्रक्शन का और डेवलपमेंट का फेज था। तो रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के बाद लोगों, और दूसरी बात ये थी कि वहाँ पे इलेक्शन करवाने मुमकिन नहीं थे, क्योंकि डिजास्टर इतना ज़्यादा हुआ था जंग का, इतनी ज़्यादा तबाही हुई कि वहाँ पे इलेक्शन करवाने मुमकिन नहीं थे। तो वहाँ मिलिट्री डिक्टेटर ने हुकूमत पे कब्जा किया। तो उसके बाद तकरीबन 1960 तक, 1965 तक और इवन के 1980 तक डिक्टेटर दुनिया में रहे हैं। अब रीसेंट डिक्टेटर जो दुनिया में थे वो सद्दाम हुसैन, हुस्नी मुबारक, ये डिक्टेटर थे, लेकिन अब इनकी डिक्टेटरशिप खत्म हो गई है। तो सबसे बड़ी वो डिक्टेटर, सेकंड है सेक्टेरियन डिक्टेटरशिप, थर्ड इसकी है सेक्टेरियन। सेक्टेरियन डिक्टेटरशिप जो है ये 2 तरह की होती है। एक तो रिलीजियस डिक्टेटरशिप होती है, जैसे जब क्रूमवेल का मार्शल लॉ लगा इंग्लैंड में उस वक्त जो रिलीजियस क्लर्की थी उन्होंने डिक्टेटरशिप अपनी कायम की, वो रिलीजियस होती। दूसरी होती है सेक्टेरियन के अंदर, उसको आइडियोलॉजिकल डिक्टेटरशिप कहते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने दुनिया को सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बाद एंड के ऊपर उन्होंने यही कहा था कि दुनिया के अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप कायम की जाए मजदूरों की, इससे जो कैपिटलिस्ट हैं, सरमायादार हैं, उनके निज़ाम का खात्मा हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये थी। ये भी सेक्टेरियनिज्म, इसलिए हम कहते हैं आइडियोलॉजिकल डिक्टेटरशिप है, तो हम इसको आइडियोलॉजिकल डिक्टेटरशिप लिख सकते हैं। इसकी एक फॉर्म आइडियोलॉजिकल डिक्टेटरशिप की फॉर्म जो है वो हिटलर की डिक्टेटरशिप आइडियोलॉजिकल डिक्टेटरशिप थी। हिटलर भी एक आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर हुकूमत में आया था, डिक्टेटरशिप उसने कायम की थी। जो नेक्स्ट फॉर्म है वो पार्टी डिक्टेटरशिप। कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी हुकूमत कायम हो जाए और दोबारा वो डिफीट ना हो, वो पार्टी डिक्टेटरशिप। इंडिया जैसे चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसकी डिक्टेटरशिप है सारे मुल्क के ऊपर। अमेरिका के अंदर पार्टी सिस्टम है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो होती है पार्टी डिक्टेटरशिप के अंदर होती है, पार्टी हुकूमत करती है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। पार्टी डिक्टेटरशिप, सबसे पहले अमेरिका के अंदर 2 पार्टी हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तीसरी पार्टी अमेरिका में नहीं, उनकी डिक्टेटरशिप इन 2 पार्टी वहां पर बनी हुई है। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट है वो डिक्टेटरशिप ऑफ एग्रेशन है। डिक्टेटरशिप के अंदर एग्रेशन होती है, जबरो इस्तबदाद होता है, रियासत में आवाज़ों को कुचला जाता है। ये डिक्टेटरशिप का है। हुकूमत भी इसी की बेस के ऊपर की जाती है। हिटलर ने अपनी स्पेशल पुलिस बनाई थी जिसका काम ही ये था कि जो एंटी हिटलर सेंटीमेंट्स हैं उनको कुचलना। जैसे कश्मीर के अंदर इंडिया ने अपनी फौजी डिक्टेटरशिप कायम की हुई है। हिटलर के नक्शे कदम पे चल के मुसलमानों की नस्लकुशी कर रहे हैं।
वो भी एक डिक्टेटरशिप, दुनिया की बदतरीन डिक्टेटरशिप है वहाँ पे। इसके बाद डिक्टेटरशिप का जो कंट्रोल मीडिया के ऊपर होता है, तो मीडिया जो है उसके अपने हाथों में है। मीडिया के अंदर मीडिया की फ्रीडम ऑफ मीडिया नहीं होता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी डिक्टेटरशिप के अंदर। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये है कि डिक्टेटरशिप डेवलपमेंट के काम बहुत ज़्यादा करता है कि लोग उससे खुश रहें और उसकी हुकूमत और प्रोग्राम हो। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने स्टडी करना है, वो है डिक्टेटरशिप कैसे वजूद में आती है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर वो ये है कि डिक्टेटरशिप कैसे वजूद में आती है। दुनिया के अंदर आप एक बात याद रखें कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वहाँ पे जनरल और फील्ड मार्शल थे, उन्होंने हुकूमत पे कब्जा किया। डिक्टेटरशिप उन्होंने या तो खूनी इनकलाब, उसके बाद आती है डिक्टेटरशिप, या फिर सॉफ्ट रेवोल्यूशन के बाद आती है। आजकल जैसे 2009 में 2010 में हमने अरब स्प्रिंग का सुना था, बहार अरब, तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप जो थी अरबों के अंदर, उसको ख़त्म किया गया। लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे। तो ये सॉफ्ट एक इनकलाब होता है। उसके बाद लोगों ने वहाँ की हुकूमतों को ख़त्म किया है और बहुत से मुल्कों के अंदर जो डिक्टेटर की हुकूमतें खत्म हुई, हुस्नी मुबारक की हुकूमत ख़त्म हो गई, अली अब्दुल्ला साली की हुकूमत ख़त्म हो गई यमन में। शाम के अंदर जो है अनरेस्ट है, इसी वजह से है। तो ये बात याद रखें कि डिक्टेटरशिप के अंदर हमेशा अग्रेशन होती है और अग्रेशन के जरिए हुकूमत में आते हैं डिक्टेटर, और इनके जो टेन्योर है हुकूमत का डिक्टेटरशिप के साथ फिक्स नहीं होता। जो डिक्टेटर है वो ताहयात उस मुल्क का हुक्मरान बना रहता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि रिप्लेसमेंट नहीं होती, लीडरशिप की जो रिप्लेसमेंट नहीं होती और लीडरशिप की डेवलपमेंट नहीं होती डिक्टेटरशिप के अंदर। जैसे अभी क्यूबा के अंदर फेडरल कास्ट्रो की डेथ हुई, तो उनके भाई जो राहुल कास्ट्रो हैं वो हुकूमत उन्होंने कब्जा कर लिया, तो एक ही खानदान के अंदर हुकूमत चलती रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हमने आज स्टडी किए हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट किया था उसका रिव्यू लेते हैं कि डेमोक्रेटिक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी जो किस तरह इलेक्शन होते हैं, कैसे हुकूमत बनाई जाती है और हुकूमत चलाई कैसे जाती है, डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस क्या होते हैं और डेमोक्रेसी मुल्क के लिए उसके एसेंशियल क्या है, क्या जरूरी होती है डेमोक्रेसी, उसके बारे में डिस्कस किया है। और सेकंड जो डिक्टेटरशिप है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, डिक्टेटरशिप क्या होती है, डिक्टेटरशिप कैसे वजूद में आती है और डिक्टेटरशिप जो है उसमें कौन कौन से एसेंशियल्स होते हैं डिक्टेटरशिप के। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने आज स्टडी किए, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं और इनके बारे में एक बात ये थोड़ी याद रखें कि जहां पर डिक्टेटरशिप होगी वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगी। जहां पर डेमोक्रेसी होगी वहां पर डिक्टेटरशिप नहीं होती। उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेटिक फेडरल गवर्नमेंट उसका टेन्योर फिक्स होता है। जैसे पाकिस्तान में 5 साल हुकूमत की मुद्दत है, ब्रिटिश में 4 साल है, इंडिया में 4 साल है और रशिया के अंदर 5 साल है, चाइना में 5 साल है, अमेरिका में 4 साल है। लेकिन डिक्टेटरशिप जो है वो 30-30 साल, 35-35 साल, 40-40 साल तक हुकूमत में कब्जे रहते हैं उनके। इस वजह से डिक्टेटरशिप की बजाय जमहूरियत सबसे अच्छी निज़ाम हुकूमत है उस वक्त तक जब तक लोगों के बुनियादी मसाइल को जमहूरियत हल करे। पॉलिटिकल साइंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उनकी टेक्निकलिटीज़ को, उनके बैकग्राउंड्स को, उनके नॉर्म्स को, उनके प्रोसीजर को स्टडी करना। डेप्थ में हम स्टडी करते हैं। लॉ जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल साइंस का एक सिस्टर कॉन्सेप्ट है। रियासत होगी तो मुल्क के अंदर कानून होगा। कानून होने के लिए रियासत के जो ऑर्गन हैं, ऑर्गन ऑफ स्टेट, उनकी समझ हमें होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।